ईशानी को बचाने के लिए कुलदीप नाम का एक डॉक्टर आ गया था। हालांकि ईशानी को बचाने के लिए उसने रिस्क बहुत लिया था, लेकिन फिर भी वो बदले में सिर्फ एक सर्टिफिकेट की डिमांड कर रहा था। अमृत उसे सर्टिफिकेट देने के लिए राजी हो गया। इधर ईशानी की जुबान पर से लकी का नाम जा ही नहीं रहा था। अमृत को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने अवतार से लकी के बारे में सारी जानकारी निकलवा ली थी। अमृत, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि लकी तुम्हारी बहन को जहर भी दे सकता है। अगर उसने तुम्हारी बहन के साथ में धोखा किया है तो ये तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कैसे भी करके हमें इस आदमी के ऊपर लगाम लगानी ही पड़ेगी, अवतार सिंह ने कहा। वो अमृत की तरफ बस घूरते हुए देख रहा था। अमृत को खुद भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने कहा कि आदमी है कौन जो पटना में बैठा है लेकिन जिसे हम नहीं जानते। इस आदमी को उठवा कर लाओ। मैं खुद इस आदमी से बात करना चाहता हूं और ये पता करना चाहता हूं कि उसने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया। मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं। अवतार सिंह जी, अब हम दोनों का एक ही दुश्मन हो गया है, लेकिन इस लड़ाई में आपको बीच में आने की जरूरत नहीं। मैं खुद ही लकी से निपट लूंगा। लकी के ऊपर सच में उससे बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि लकी कोई आम आदमी नहीं है। मैंने अभी उसे मरवाने के लिए अपने सबसे बढ़िया लोगों को भेजा था, लेकिन वो लोग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उस आदमी से निपट पाना इतना आसान नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि हम उसे सबक सिखाएं तो हमारे पास में एक दूसरे के साथ काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं। लकी ने जो तुम्हारी बहन के साथ में किया है, अगर वो बात बाहर के लोगों को पता चल गई तो इस वजह से उसकी इमेज काफी खराब हो सकती है। अब क्योंकि सुहासनी खुद लकी को खत्म नहीं कर पाई थी, इसलिए अवतार को लकी से और ज्यादा नफरत हो गई। लेकिन वो इस वक्त गुस्से में कोई कदम उठाना नहीं चाहता था और ना ही उठा सकता था। फिर जब उसने देखा कि खुद अमृत को भी लकी के ऊपर गुस्सा आ रहा था तो इतने अच्छे मौके को वो अपने हाथ से ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था। वो इस मौके का फायदा उठाकर लकी को खत्म कर देना चाहता था। लेकिन इधर अमृत ने जब अवतार के मुंह से ये बात सुनी तो उसे बुरा लगा। आगे की बात करने के लिए उसने वहां पर खड़े हुए सभी लोगों को बाहर भेज दिया। उसका इशारा पाते ही सब लोग वहां से निकल गए। सिर्फ अवतार सिंह, कुलदीप और उसके पिता ही वहां पर रह गए थे। इस आदमी को मैं जान से मार देना चाहता हूं कुलदीप जी, लेकिन अगर जैसा अवतार जी बता रहे हैं इस आदमी को हाथ भी नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप मेरी तरफ से इस काम को निपटा दीजिए ताकि इस बारे में किसी को खबर ना लगे और आराम से हमारा काम भी हो जाए। इसके बदले ना सिर्फ मैं जल्दी से जल्दी आपको हॉस्पिटल यहाँ खुलवा दूंगा, बल्कि मैं आपको दवाई बनाने का लाइसेंस भी दिलवा दूंगा। आप सिर्फ हॉस्पिटल नहीं चलाओगे बल्कि वहां पर अपनी खुद की दवाई बनाकर भी बेच सकते हो, अमृत ने कहा। और उसकी आंखें इस दौरान सिर्फ कुलदीप की आंखों पर ही टिकी हुई थी। लकी से बदला लेने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। लकी को मारने के बाद वो हमेशा के लिए ईशानी के जहन से उसका नाम मिटा देना चाहता था। मैं एक डॉक्टर हूं अमृत, कोई खूनी नहीं, कुलदीप ने हंसते हुए कहा और आगे बोला। मैं ऐसे ही लोगों को नहीं मार सकता। अरे कैसी बात कर रहे हैं सर, मैं क्या आपके बारे में नहीं जानता हूं? मुझे पता है कि आप सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि उसके अलावा भी बहुत कुछ हैं। आपके लिए किसी आदमी की जान लेना शिकार करने जैसा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली है। भले ही वो लकी ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी आपके सामने कोई बिसात नहीं है। अगर आपने ये काम कर दिया तो ना सिर्फ मैं आपको लाइसेंस और सर्टिफिकेट दिलवाऊंगा, बल्कि साथ में आपके काम में पैसा भी लगाऊंगा। हम लोग 60-40 का रेशियो भी रख सकते हैं। अमृत जी देखिए, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि मैं सिर्फ डॉक्टर हूं, कोई खूनी नहीं। लेकिन जिस आदमी से आपको नफरत हो रही है वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं होगा। वो निहायत बदतमीज और बेशर्म किस्म का इंसान होगा। ऐसे लोगों को तो जल्द से जल्द जान से मार ही देना चाहिए। अगर मैं इस आदमी को अपने हाथ से मारता हूं तो मैं लोगों का भला करने का ही काम कर रहा हूं। अब क्योंकि वो मार्शल आर्ट का इतना बड़ा ज्ञानी है, इसलिए किसी भी आम आदमी के लिए उसको हाथ लगा पाना काफी मुश्किल है। लेकिन मैं तो एक डॉक्टर हूं, इसलिए आप लोग जरा भी चिंता मत कीजिए। आप लोगों के लिए मैं इस काम को कर पाऊंगा, कुलदीप ने कहा। और ना ही लकी को इस चीज का एहसास था कि वो दोनों ही एक हॉस्पिटल में थे, लेकिन दोनों ही अलग अलग मालों पर थे। लकी के इलाज के बाद में अब जिया पूरी तरीके से ठीक हो गई। वो अब सब लोगों से आराम से बात भी कर पा रही थी और सब कुछ समझ भी पा रही थी। ये देखकर शमशीर काफी खुश नजर आ रहा था और उसने तुरंत ही लकी को 50 लाख रुपए इनाम में दे दिए। वो लकी को अपने साथ में खाने के लिए भी बुला रहा था, लेकिन लकी ने ये दोनों ही चीजें लेने से मना कर दिया। जिया को भी होश आया ही है, उसे आपकी जरूरत है। हम तो फिर भी कभी भी मिल सकते हैं, लकी ने कहा।
लेकिन शमशीर उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था और उसने बस लकी के हाथ में 50 लाख रुपए का चेक रख दिया। फिर उसने लकी की आंखों में देखा और कहा, लकी भाई, आपने जो किया उसकी कीमत तो मैं कभी नहीं चुका सकता हूं। बस मुझे जो बन पड़ रहा है मैं वही कर रहा हूं। लेकिन देखना, हम लोग जल्द ही मिलेंगे और ईश्वर ने चाहा तो साथ में कुछ करेंगे भी। आप मेरी बेटी के लिए अवतार बनकर आए हो, मैं इस चीज को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, शमशीर ने कहा और लकी के सामने हाथ जोड़ लिए। इधर लकी भी उसके सामने हाथ जोड़कर राधिका के साथ में बाहर आ गया। लकी ने राधिका को वापस यूनिवर्सिटी छोड़ दिया और खुद फिर से अपने घर आ गया। वो इस दौरान काफी थक गया था। कल रात की भी उसकी नींद ठीक से पूरी नहीं हो पाई और इसलिए वो अब सोना चाहता था। लेकिन बाद में उसे याद आया कि उसका पलंग तो टूट गया था। ऐसे में वो बाहर सोफे पर आकर लेट गया। लेकिन जैसे ही वो सोने को था कि इतने में फिर से उसका फोन बज उठा। क्या मुसीबत है यार, आदमी थोड़ी देर चैन से भी बैठ नहीं सकता है, लकी ने अपने आप से कहा और अपनी जेब से फोन निकाल लिया। उसने देखा कि अमित का फोन आ रहा था। जैसे ही लकी ने उसका फोन उठाया तो उधर से लकी को अमित की हैरान कर देने वाली आवाज सुनाई थी। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी परेशान था। लकी, लकी जल्दी से आ जाओ, मेरे परिवार के साथ ऐसा कुछ हो गया है जो मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता हूं। बस जल्दी से यहां आ जाओ। कुछ हो गया है? क्या हो गया है? हेलो हेलो। इससे पहले कि लकी उसके सवाल का जवाब खोज पाता और उसे उसके सवालों का जवाब मिल पाता, अमित ने फोन ही काट दिया। लकी ने उसे दोबारा फोन लगाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर वो रुक गया और कुछ सोचने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या था जो अमित के परिवार के साथ में हो गया और उसमें लकी खुद क्या कर सकता था। ये सब सुनते ही लकी खुद भी परेशान हो गया। अमित की नजर में तो वो सिर्फ एक टीचर ही था। ऐसे में वो अमित की क्या मदद कर सकता था? काफी देर तक सोच विचार करने के बाद में लकी को यह एहसास हुआ कि इस मामले में सोचने लायक जैसा कुछ नहीं था। वो सीधा बाहर आया और अपनी गाड़ी से अमित के घर की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर बाद में वो अमित के घर आ चुका था। जैसे ही वो अमित के घर पहुंचा तो उसने देखा कि अंदर और बाहर दोनों ही तरफ सन्नाटा नजर आ रहा था। वहां पर किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। लकी को लगा कि अंदर जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी, इसलिए वो भागते हुए अंदर चला गया। जब वो हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से लोग वहां नीचे गिरे हुए थे। उन सभी की आंखें बंद थी और चेहरे के रंग उड़े हुए थे। उनमें से ज्यादातर लोग बेहोश नजर आ रहे थे। सिर्फ अमित ही ऐसा था जो होश में था। उसने जैसे ही लकी को अंदर आते देखा तो अपना हाथ उठाकर वो उसे इशारे से बुलाने लगा। वो खुद भी खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वो खड़ा हो पाए। वो उठने के चक्कर में फिर से नीचे गिर गया। अमित, क्या हुआ? क्या हुआ तुम लोगों को? अमित, अमित, लकी ने अमित के पास आते हुए पूछा। हम सबको किसी ने जहर दे दिया है लकी, अमित ने अचेत अवस्था में कहा। उसे आंखें खोलने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे कहा। लकी को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि अमित और उसके परिवार के साथ में ऐसा कैसे हो सकता था। कोई उसके परिवार को जहर कैसे दे सकता था? इतने में लकी ने पलट कर देखा कि खुद अमित के पिता भी नीचे गिरे हुए थे और बेहोश नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ तुम ही हमें इस चीज से बचा सकते हो, अमित ने बड़ी मुश्किल से अपने दर्द को काबू में करते हुए कहा। उसके बाद अब उसके अंदर ज्यादा बात करने की ताकत नहीं बची थी। उसने बस कसकर अपने पेट को पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। लकी उसकी यह हालत देखकर चिंता में आ गया। फिर उसने जब आगे पीछे घूम कर देखा तो पाया कि वहां टेबल पर कुछ फल रखे हुए थे। उसके साथ में वहां चाय भी रखी थी। लकी को ऐसा लग रहा था कि उन्हें खाने के जरिए ही जहर दिया गया था। कौन थे वो लोग? अमित, कौन थे वो लोग? कौन थे जो कह रहे थे कि लकी ही तुम लोगों को बचा सकता था? बताओ, लकी ने अमित से कहा। लेकिन अमित उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन हो सकता था जो उसका नाम लेकर वहां से चला गया। लकी इधर उधर घूमकर देखने लगा तो पाया कि वहां एक आदमी के मुंह से खून आ रहा था और वो कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था। उसकी हालत देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा रहने वाला था। आखिर ये सब हो क्या रहा है यहाँ? लकी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और तुरंत उन सभी लोगों को देखने लगा। उन सभी लोगों के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। जो जहर उन्हें दिया गया था वो सच में बहुत खतरनाक था। लकी को तुरंत ऐसा लगा कि ये वही जहर था जो जिया को दिया गया था। उन सभी की पल्स कमजोर होने लगी थी। ठीक इसी वक्त पर अमित के पिता का मुंह खुला और उन्होंने जोर से खून थूक दिया। बस उतनी ही देर के लिए उनकी आंखें खुली थी और उसके बाद में फिर से उनकी आंखें बंद हो गई। ये सब देखकर लकी का दिमाग खराब हो गया। उसने अमित के पिता को उठाने की कोशिश की और उन्हें ग्रीम के फूल का रस दे दिया। अचानक से उन्हें सांस का एक बड़ा सा झटका लगा और लकी ने देखा कि अब वो
और ज्यादा ठीक तरीके से सांस ले पा रहे थे। जब लकी ने देखा कि ये तरीका उनके ऊपर काम कर गया तो उसने इसे बाकी लोगों पर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन वहां फिर से एक और ज्यादा खतरनाक चीज हुई। लकी ने देखा कि अमित के पिता फिर से खून थूक रहे थे। इस बार तो उन्होंने पिछली बार से भी ज्यादा खून थूक दिया। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। लकी देख पा रहा था कि जहर का असर बढ़ता चला जा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी किसी तरह से इन लोगों को बचा पाता? और कौन थे वो लोग जिन्होंने अमित के परिवार को जहर दे दिया? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर। अमृत और तपेश ने अवतार सिंह के साथ में मिलकर लकी को मारने का प्लान बना लिया था। उनके लिए इस काम को कुलदीप करने वाला था। उधर जब लकी को मारने की साजिश चल रही थी तब इधर लकी को अमित का फोन आया। वो कह रहा था कि उसका पूरा परिवार किसी खतरे में था। जब लकी ने वहां जाकर देखा तो पाया उसका पूरा परिवार बेहोश हो गया था। उसमें से किसी के अंदर जान नहीं बची थी। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किया किसने था। अंकल, नहीं अंकल, ऐसा नहीं हो सकता अंकल। लकी ने अमित के पिता की तरफ देखते हुए कहा, जहर को काटने की इससे अच्छी दवा उसके पास में और कोई नहीं थी। ऐसे में ये दवा उसके लिए काम क्यों नहीं कर रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी लकी को वैद्य जी की बात याद आई। उन्होंने बताया था कि अगर जहर दिल तक पहुंच जाता है तो फिर गिरिम के फूल से भी उसे काटना एक मुश्किल काम था। लकी को ये बात याद आई तो उसे समझ आया कि अमित के पिता की हालत काफी नाजुक थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही उनकी मौत हो जाती। उन्हें किसी भी दवाई से बचाया नहीं जा सकता था। अब लकी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसका एक मन तो कह रहा था कि उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए था, लेकिन फिर उसे याद आया कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं था। हॉस्पिटल जाने से कुछ नहीं होने वाला था। उसे डर था कि वो इन लोगों को जिंदा हॉस्पिटल पहुंचा पाएगा भी या नहीं। अचानक से लकी को वैद्य जी की एक और बात याद आई और उसने गिरिम के फूल को नीम के रस के साथ में देने के लिए नीम का पौधा ढूंढना शुरू कर दिया। किस्मत से अमित के घर के बाहर नीम का पेड़ लगा था। लकी ने तुरंत ही उसकी पत्तियां तोड़ी और उनका रस गिरिम के फूलों के रस के साथ मिला दिया। लकी ये सब इसलिए कर रहा था ताकि कम से कम उन लोगों की सांसें चलती रहे। अगर वो वक्त रहते सो जाते तो फिर उन्हें उठाना मुश्किल काम हो जाने वाला था। जब लकी ने देखा कि यह तरीका अमित और उसके पिता पर काम कर गया तो उसने बाकी लोगों के साथ भी वही करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने वैद्य जी द्वारा दिए गए पुशलेस के बीजों को भी गर्म पानी के साथ में इन लोगों को देना शुरू कर दिया। जैसे ही उन लोगों में वो बीज गया तो इतने में उन लोगों की जान में जान आती हुई नजर आने लगी। अब उन सभी की कंडीशन पहले से ज्यादा अच्छी लग रही थी। लगभग 2 घंटे के बाद में उन सभी के शरीर में जितना भी जहर था वो लगभग खत्म हो गया और सभी की जिंदगी खतरे से बाहर हो गई। लेकिन इस बार सब लोगों की जान बचाने के बाद में ना जाने क्यों लकी का शरीर कुछ कमजोर नजर आने लगा। ऐसा पहले कभी देखने को मिला नहीं था और ना ही खुद उसने कभी ऐसा महसूस किया था। लकी तुरंत एक कोने में आकर बैठ गया। जैसे ही वो बैठा कि इतने में उसका दिमाग शांत होना शुरू हो गया। उसके दिमाग में जो सवाल पहले से चला आ रहा था वो अब फिर से चलना शुरू हो गया। अमित के पिता को जहर दे दिया गया था, लेकिन फिर भी अमित अपने परिवार को अस्पताल लेकर क्यों नहीं गया और उसने लकी को फोन करके क्यों बुलाया? उसे लग रहा था कि यह जरूर अमित से किसी ने करवाया था। या तो वो उसे डरा रहा था या फिर वो उसे ये सब करने के लिए कह रहा था। अमित किसी के कहे में तो इतनी जल्दी नहीं आने वाला था। ऐसे में उसे लग रहा था कि यह सब उससे किसी ने डरा कर ही करवाया था। अचानक से लकी को एहसास हुआ कि कोई कमरे के अंदर घूरते हुए देख रहा था, लेकिन अभी तक उसका उस आदमी के ऊपर ध्यान नहीं गया। सामने वाला आदमी जो लकी के ऊपर घात लगाए हुए बैठा था वो बस उसे जान से मार देने का एक मौका ढूंढ रहा था। अचानक से लकी के दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही लकी ने पास में रखे चाय के प्याले में रखी चाय को देखा तो इतने में एक आदमी अंधेरे से बाहर निकल आया और उसका सीधा हाथ लकी की गर्दन की तरफ बढ़ने लगा। लकी उसे देखकर बस मुस्कुरा रहा था। उसके सीधे हाथ में अभी भी चाय का कप था और उसने उल्टे हाथ से अपनी तरफ से बढ़ते हुए उस हाथ को हटा दिया। अचानक से वो आदमी दीवार से जा टकराया और जोर से चिल्ला उठा। लकी को थका हुआ सा देखकर उसने लकी के ऊपर हमला तो कर दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि लकी इतना भी कमजोर नहीं था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि कुलदीप ही था। वो काफी टाइम से लकी के ऊपर नजर रखे हुआ था, लेकिन लकी के इस वार से कुलदीप के ऊपर ज्यादा असर नहीं हुआ और वो फिर से लकी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। लकी जो कि अभी चाय सूंघ रहा था, जैसे ही कुलदीप उसके पास में आया तो लकी ने वो सारी चाय उसके ऊपर उड़ेल दी। उस चाय में जहर होने की वजह से फिर से कुलदीप झटका खा गया। वो नीचे गिर गया और अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, तुम उतने कमजोर तो नहीं हो जितना मैं सोच रहा था। अवतार तुम्हारे बारे में सही कह रहा था। मैंने सच में तुम्हें अंडरएस्टिमेट करने की गलती कर दी है।
कुलदीप ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में उसकी चिंता नहीं बल्कि उसकी खुशी नजर आ रही थी। और उसने हंसते हुए आगे कहा, सिर्फ तुम ही हो वो जो अमित के परिवार को दिए गए जहर को काट सकता था, लेकिन हम तीनों ने ही तुम्हें कमजोर समझने की गलती कर दी। वैसे तुम उस सुहासनी से काफी अच्छे रहो, लेकिन मेरे सामने तुम और सुहासनी दोनों ही कुछ भी नहीं है। लकी ने बिना अपनी नजर ऊपर किए हुए कहा। वो भी नीचे ही देख रहा था। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम भी अविचल की तरह ही एक डॉक्टर हो ना, जो ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। तुम जैसे भूतों से कैसे निपटना है ना, ये मुझे अच्छी तरीके से आता है। लकी ने कहा। वो सच में कुलदीप को भी किसी भूत से कम नहीं समझ रहा था। लेकिन अगर तुम्हें मुझसे मिलना था तो तुम्हें अमित और उसके परिवार के ऊपर हमला करने की क्या जरूरत थी? ये लोग तो वैसे ही कमजोर लोग हैं, और कमजोर मोहरे आपके कोई काम की होते नहीं है। लकी ने कहा। लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई है। हमने अमित के परिवार के साथ में तुम्हारी सबसे बड़ी फैन को भी मोहरा बनाया हुआ है। कुलदीप ने फिर से खतरनाक हंसी हंसते हुए कहा। ठीक इसी वक्त हॉल का टीवी चालू हो गया और वहां स्क्रीन पर एक नदी नजर आने लगी। उस नदी में एक नाव थी और बहुत से लोग उस नाव के आसपास खड़े थे। अवतार सिंह और उसके साथ में कुछ गिद्ध एक जानी पहचानी सी लड़की के सामने खड़े थे। कोयल? अचानक से लकी के मुंह से निकला। कोयल ने एक सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और इन लोगों ने उसे रस्सी से बांध रखा था। उसके मुंह में भी इन लोगों ने रुमाल ठूसा हुआ था। वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। उसे दो लोगों ने पकड़ रखा था। उसे छोड़ दो, उसे पकड़ कर रखने का कोई फायदा नहीं है। अचानक से लकी ने कुलदीप की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, तो फिर जब कोई फायदा नहीं है तो उसे मार ही देते हैं ना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी फैन को ना इस तरह से मरता हुआ देखना पसंद करोगे, क्या? कुलदीप ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। उसे जाने दो, उसका इस सब से कोई लेना देना है नहीं। लकी ने फिर से कहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नजर नहीं आ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन बेवकूफों ने कोयल को किडनैप किया ही क्यों था। छोड़ दो, हम उसे नहीं पाएंगे। तुम्हें उसे मरता हुआ तो देखना ही होगा। मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? कुलदीप ने कहा। तुम उसे नहीं मारने के लिए क्या लेना पसंद करोगे? और तुम्हें क्या लगता है उसके मरने से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है? लकी ने पूछा। उसे अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन मन ही मन वो समझ गया था कि इस वक्त उसे कोयल से भी ज्यादा राधिका को बचाने की जरूरत थी। अगर इस ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन को राधिका के बारे में पता चल जाता तो लकी के लिए इन लोगों से निपट पाना मुश्किल हो जाने वाला था। लकी नहीं चाहता था कि ये लोग उसकी दुखती हुई नस पर हाथ रखे। तुम्हारे जैसा आदमी ऐसा अभी कह सकता है? और कैसे कह सकता है? कुलदीप ने हैरान होते हुए लकी से पूछा। तुम उसे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लकी ने कहा। ठीक इसी वक्त स्क्रीन के अंदर एक जोरदार आवाज आई। लकी, अगर मैं जिंदा बच गई तो इस जन्म में मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली। न इस जन्म में और न ही अगले जन्म में मैं तुम्हें माफ करने वाली हूं। तुमने अभी जो कहा मैं उसे पहले ही सुन चुकी हूं। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो लकी? उधर से कोयल के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इन लोगों ने उसके मुंह से रुमाल निकाल दिया था और वो जोर से चिल्लाई जा रही थी। उसकी आवाज में उसका दर्द साफ नजर आ रहा था। कितना चिल्ला रही है, इसे तो तुम अभी के अभी मार दो, हाँ? लकी ने कहा और कुलदीप की तरफ देखने लगा। इतने में जैसे ही कोयल फिर से चिल्लाने को हुई तो लकी ने वहां रखा और एक चाय का प्याला उठाया और उसे टीवी के ऊपर दे मारा। कप और उसमें रखी चाय जैसे ही स्क्रीन पर लगी तो इतने में स्क्रीन बंद हो गई और उसमें से धुआं निकलने लगा। ये देखकर फिर से कुलदीप को हंसी आ गई। सच में लकी को इस लड़की के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब भले ही लकी कुलदीप के ऊपर हर मामले में भारी पड़ रहा था, लेकिन फिर भी कुलदीप ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली थी। जब उसने देखा कि लकी का ध्यान थोड़ा सा भटक गया था तो कुलदीप अचानक से चिंघाड़ा और फिर से लकी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। उसके हाथ में एक तीखी सी ब्लेड थी और उसने उससे लकी के ऊपर वार कर दिया। उसे इस तरह से हमला करता हुआ देखकर लकी के चेहरे के भाव भी बदल गए। कुलदीप ने लकी के शरीर में वो ब्लेड गोद ही दी थी। अब चाहे इससे तुम्हें खून आए या नहीं आए, लेकिन तुम इससे बच नहीं पाओगे। इसमें जो जहर लगा हुआ है वो तुम्हारे शरीर को थोड़ी ही देर में गला देगा लकी, कुलदीप ने कहा और हंसने लगा। लेकिन अगले ही पल उसने जो देखा उसे देखकर वो हैरान हो गया। उसके सामने ऐसा कुछ हो रहा था जिसके बारे में वो कभी सपने में नहीं सोच सकता था। कुलदीप को लग रहा था कि उसकी ब्लेड लकी की गर्दन में जा लगी थी, लेकिन जब उसने देखा कि लकी का हाथ उसकी गर्दन पर था और अगले ही पल उसने अपना हाथ हटाया तो पता चला कि वो ब्लेड लकी को छू भी नहीं पाई। लकी ने उस ब्लेड को अपने हाथ से ही मोड़कर नीचे फेंक दिया था, लेकिन फिर भी उसके हाथ में भी एक कट नहीं आया और न ही उसे कुछ हुआ था। कुलदीप के तो होश उड़ गए।
लकी का वो शांत सा चेहरा देखकर उसे और ज्यादा डर लगने लगा। तुमने ये सब कैसे किया? उसने लकी से घबराते हुए पूछा। मैंने पहले ही कहा था ना, तुम जैसे लोगों से निपटना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा और मेरा मुकाबला हो ही नहीं सकता है, लकी ने कहा और कुलदीप की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब मैं इस दुविधा में हूं कि मुझे तुम्हें यहां मारना चाहिए या कहीं और ले जाकर। अगर मैंने तुम्हें अपने दोस्त के घर में मारा तो हो सकता है तुम्हारा भूत मेरे दोस्त के घर में घूमता रहे और उसके बच्चों को डराता रहे। ये तो बहुत बुरा होगा ना, लकी ने कहा। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें अपने आप पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस? इतना कॉन्फिडेंस होना भी कोई अच्छी बात नहीं है, कुलदीप ने कहा। उसकी आवाज में उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। देखो, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं होगा तो क्या तुम्हारे अंदर होगा? बात करते हैं, लकी ने हंसते हुए कहा और फिर से कुलदीप की दिशा में आगे बढ़ने लगा। उसके पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके हर बढ़ते हुए कदम के साथ में खुद कुलदीप की धड़कन तेज होती जा रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? लकी ने आखिर में अमित और उसके परिवार को किसी न किसी तरीके से बचा तो लिया था, लेकिन जैसे ही वो आराम करने के हिसाब से बैठा तो इतने में कुलदीप ने उसके ऊपर हमला कर दिया। हालांकि वो काफी तेज था, लेकिन फिर भी लकी ने अपने आप को उससे बचा लिया। इधर उन लोगों ने लकी के ऊपर दबाव बनाने के लिए कोयल को भी किडनैप किया हुआ था, लेकिन लकी को कोयल के मारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जब कुलदीप के हाथ में कुछ नहीं रह गया तो लकी उसे मारने के लिए उसकी दिशा में आगे बढ़ने लगा। कुलदीप ने भी अपने बचाव की पूरी तैयारी कर ली। जैसे ही लकी ने अपना हाथ उठाया तो कुलदीप ने भी अपने हाथ उठा लिए और ब्लेड चलाना शुरू कर दिया। वो बहुत ही तेजी से ब्लेड चलाया जा रहा था। उसे पता भी नहीं था कि उसकी ब्लेड का हो क्या रहा था, लेकिन वो बस उन्हें फेंकता जा रहा था। लेकिन इतने में लकी ने अपने आप को पूरी तरीके से नीचे झुका लिया और उसके बाद खुद कुलदीप के पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। इसके बाद लकी ने उसके ही ब्लेड से कुछ टुकड़े उठाए और उन्हें कुलदीप के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद लकी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। छोड़ मुझे, छोड़, कुलदीप ने कहा। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ नजर आ रहा था। लकी ने उसकी गर्दन को और जोर से दबा दिया। उसे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले में किसी ने कुछ फंसा दिया था, जो बाहर आने का नाम नहीं ले रहा था। छोड़ो मुझे, कुलदीप ने अपने पैरों को फेंकते हुए कहा। वो बड़ी मुश्किल से ठीक से कुछ कह पा रहा था। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने दोस्त के घर पर नहीं मारूं? लकी ने अभी भी कुलदीप की गर्दन दबा रखी थी और वो बस उसकी आंखों में देखता जा रहा था। जब कुलदीप को लगा कि लकी से बचे जाने का इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं हो सकता था, तो उसने भी जल्दबाजी में हाँ में सिर हिलाना शुरू कर दिया। हाँ, तुम सही सोच रहे हो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तुम चाहो तो यहां से भाग सकते हो, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जो जहर तुम मुझे देने वाले थे वो अब मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम आज नहीं तो 3 दिन बाद इस जहर की वजह से मारे ही जाओगे, लकी ने कहा और उसकी गर्दन छोड़ दी। इधर कुलदीप ने अपना गला जोरों से पकड़ लिया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी हालत किसी मेंढक जैसे हो गई थी, जो ना बोल पा रहा था और ना ही चल पा रहा था। बस एक ही जगह पर बैठा टर टर कर रहा था। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, लकी ने पूछा। इधर कुलदीप ने उसकी भयानक आंखों को देखा तो वो और ज्यादा घबरा गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि वो अपने आप में बहुत बड़ा नाम था, लेकिन फिर भी लकी के सामने उसकी कोई औकात बाकी नहीं रह गई। लकी ने उसे याद दिला दिया था कि उसके सामने वो कुछ भी नहीं था। ऐसे में वो वहां से भाग उठा। इधर लकी भी उसे भागते हुए देख रहा था कि तभी उसका फोन बजा। जैसे ही लकी ने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, लकी, तुम बहुत जालिम हो, बहुत हो गया अब तुम्हारा। उसकी आवाज किसी दहाड़ से कम नहीं लग रही थी। उस आवाज ने आगे कहा, तुमने मेरे दोस्त को मारा है। तुम्हें मैंने कमजोर समझने की गलती की, लेकिन अगर अब तुम तुरंत यहाँ नदी के किनारे 80 करोड़ रुपए लेकर नहीं आए तो हम कोयल को छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर पैसा नहीं लाए तो उसकी लाश यहां से ले जाना। लकी ने उसकी बात सुनी और इससे पहले कि वो खुद फोन काटता, लकी ने इधर से फोन काट दिया। उसकी चिंता मत करना और ना ही उन गुंडों की धमकियों को सीरियसली लेना। लकी वैसे भी उन गुंडों का कोई दीन ईमान नहीं है। ऐसे में बस तुम्हें उनसे थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए। पीछे से किसी ने एक हल्की सी आवाज में कहा। ये कोई और नहीं बल्कि अमित के पिता ही थे। लकी की दवाई के असर होने पर सबसे पहले वो ही बेहोशी से जागे थे। ऐसे में फोन पर सामने वाले ने लकी को भी धमकी दे दी थी। वो अमित के पिता ने भी सुन ली थी। अगर तुम वहां गए तो तुम भी उनके जाल में फंस जाओगे और इस तरह से एक ही जगह 2 लोग मारे जाएंगे, अमित के पिता ने लकी के पास में जाते हुए कहा। उन्हें सच में लकी की बहुत चिंता हो रही थी। नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वैसे भी मुझे उन
जैसे लोगों की धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लकी ने कहा और अचानक से उसे महसूस हुआ कि कोई आदमी उसके पीछे खंजर लेकर खड़ा था। इससे पहले कि लकी कुछ कर पाता, सामने वाले इंसान ने वो खंजर चला दिया था। अंकल, पापा! इतने में पीछे से आवाज आई और लकी ने उस खंजर को बीच में ही पकड़ लिया। उसकी धार की वजह से लकी के हाथों में से खून आने लगा था। अमित के पिता ऊपर से नीचे तक बुरी तरीके से कांप रहे थे। उनके माथे पर उनका पसीना साफ नजर आ रहा था और साथ में उनके हाथ भी थरथरा रहे थे। तुम्हें बचाने के लिए मुझे फिर से कुलदीप के साथ लड़ना पड़ा, लेकिन तुमने तो उससे भी हरा दिया, इसलिए अब मजबूरन मुझे ही तुम्हारे ऊपर हमला करना पड़ गया। मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि अमित के पापा मेरे ऊपर इस तरह से हमला करेंगे। इधर से लकी ने कहा। जितना दर्द उसे अपनी हथेली में हो नहीं रहा था, उससे ज्यादा उसे अपने दिल में हो रहा था। लकी, तुम्हें पटना नहीं आना चाहिए था, अमित के पिता ने कहा। अब उनके चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया था। मैं जानता हूं अंकल, लेकिन आपको मेरे साथ में ये सब करने में बहुत मुश्किल हुई होगी ना, लकी ने काफी शांत नजर से कहा। वो काफी शांत नजर आ रहा था। काफी देर तक अमित के पिता उसकी इस बात को सोचते रहे और आखिर में उन्होंने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। ये सुनते ही लकी के चेहरे के रंग बदल गए। वो काफी हैरान हो गया था। तुम्हें अविरल और कुलदीप जैसे डॉक्टर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें सच में ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, अमित के पिता ने अपनी बात में आगे जोड़ते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है कि अमित ने तुम्हें यहां क्यों बुलाया होगा? सिर्फ इसलिए कि तुम यहां के एक बड़े आदमी हो गए हो? उसे ऐसा करने के लिए मैंने कहा था, अमित के पिता ने कहा। यह सुनते ही लकी की आंखें तो और ज्यादा बड़ी हो गई। यानी कि आप भी एक अविचल जैसे ही एक डॉक्टर हैं? उसके सवाल पर अमित के पिता ने अपनी नजर को थोड़ा सा पैना कर लिया। ना तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया और ना ही ना में। ऐसे में लकी अपने आप ही समझ गया कि वो हाँ कह रहे थे। तो इसका मतलब है कि अमित भी आप लोगों के साथ मिला हुआ है, वो आपके साथ शामिल हो गया है। और मेरे बाकी दो दोस्तों का क्या? लकी ने पूछा। नहीं, अमित तो अभी बच्चा है, वो कहीं शामिल नहीं हुआ, लेकिन जब भी सही मौका आएगा तो मैं खुद ही सबसे पहले उसे शामिल करवाऊंगा। रही बात तुम्हारे उन दोस्तों की, तो तुम्हें क्या लगता है हम किसी भी कचरे जैसे आदमी को अपने साथ में शामिल कर लेंगे? हमारे भी कुछ उसूल हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया बिजनेसमैन बिजनेस की आड़ में ऐसे काम कर रहा था। लापरवाह आप लोग नहीं, लापरवाह तो मैं था। मुझे अच्छे से ध्यान देना चाहिए था। और ये जो घर है, क्या उन लोगों ने इसे आपको इनाम में दिया है? लकी ने पूछा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने अच्छे से अच्छे लोग भी इस तरह का काम कर सकते थे। वो अमित के पिता को उनके नए रूप में किसी भी सूरत में नहीं देख पा रहा था, लेकिन फिर भी उसे पता नहीं था कि ये सब काफी लंबे वक्त से चल रहा था। वैसे भी लकी बहुत वक्त से अमित से संपर्क में नहीं था, और उसके बाद जब वो पहली बार मिले तो सबसे पहले वो सुहासनी से टकरा गया। उसके बाद में अमित ने उसे अपने मदद के लिए बुला लिया और यहाँ कुलदीप से उसकी भिड़ंत हो गई। आखिर में अमित के पिता ने चुपके से उसके ऊपर हमला भी कर दिया। लकी को अब समझ में आ रहा था कि आखिर ये सारा खेल क्या था। अमित के पिता इन लोगों के बीच में एक बड़े आदमी थे। अमित उनका बेटा था, इसलिए वो चाह कर भी अपने पिता के कहे को टाल नहीं सकता था। सिर्फ एक चाकू ने ही लकी को काफी कुछ समझा दिया था। अंकल, मैं और अमित काफी अच्छे दोस्त हैं। दोस्त भी कहना ठीक नहीं होगा, हम तो एक दूसरे के भाई हैं। हमारा रिश्ता इतना अच्छा था कि आज तक उसे कोई तोड़ नहीं पाया। मुझे पता है कि मैंने आपको एक बार कॉलेज में देखा था और आपने हम सभी को खाने के लिए बुलाया था। कॉलेज के दिनों में मैंने उससे अच्छा खाना कभी नहीं खाया। उस वक्त मेरे पास अच्छा खाना खाने तक को पैसे नहीं हुआ करते थे। बेटा, सब वक्त वक्त की बात है। वक्त वक्त के साथ में बातें बदलती रहती हैं और वक्त के साथ में ही बातें आती हैं और चली भी जाती हैं। उसका तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता ना। अमित के पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा और चाकू को लकी की दिशा में और आगे बढ़ा दिया। अब वो उसके शरीर में दाखिल हो गया था। लकी के माथे पर पसीने की कुछ बूंदें नजर आने लगी, साथ ही में उसके चेहरे पर उसका दर्द भी दिखाई देने लगा। आप चाहे दुनिया वालों के सामने कुछ भी हो, लेकिन आप कभी भी अपनी असली मकसद को तो नहीं भूल सकते ना। तो मैं भी अपनी असली मकसद को कैसे भूल जाऊं, अमित के पिता ने कहा। हालांकि उनके चेहरे के भाव भी काफी अजीब से हो गए थे। उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे थे। वो बेबस नजर आ रहे थे। उनकी आंखें शर्म और झिझक में डूबी हुई थी। अमित के सारे दोस्तों में तुम ही मुझे सबसे अच्छे लगते थे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बहुत साफ है। देखना, तुम यहां से तो जा रहे हो, लेकिन तुम्हें
बीच में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, तुम सीधा स्वर्ग ही जाओगे। और अमित का क्या क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि आपने मेरे साथ ये सब किया है? क्या आपने कभी अपने बेटे के बारे में भी सोचा है? लकी ने पूछा। वो इस बारे में क्या ही कहेगा, उसे अभी पता ही नहीं है दुनिया कितनी जालिम है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसे सब कुछ समझ आने लगेगा, अमित के पिता ने कहा। उनको सुनकर फिर से ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें लकी की जान लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लकी ने नाम में अपना सिर हिलाया और कहा, अंकल आप चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, कितना भी बुरा क्यों ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप अपना मकसद नहीं भूलने वाले हो ना? फालतू की बात मत करो, अचानक से अमित के पिता ने चिल्लाते हुए कहा। उसके साथ ही बाहर में से किसी के चिल्लाने की आवाज आई और इतने में ढेर सारे लोग वहां अंदर हॉल के अंदर जमा हो गए। उन सभी ने काले कपड़े पहन रखे थे। उन सभी लोगों के बीच में अमृत और अवतार सिंह भी खड़े थे। कोयल को उन्होंने अभी भी अपने हाथ में पकड़ रखा था। अवतार ने कोयल को नीचे जमीन पर धक्का दे दिया और फिर से अपनी जेब से एक सिगार निकाल ली। उसको जलाकर वो आसपास का माहौल देखने लगा। जसवंत जी, आपके ऊपर जुए का जितना भी उधार है मैं उसे माफ करवाता हूँ, और आपको मारने के जो अवार्ड हमने निकाले हुए थे उसे भी कैंसिल करवाता हूँ, लेकिन उसके बदले में आपको क्या करना है वो तो आपको पता है ना? अवतार सिंह ने अपने सिगार में से एक पफ लेते हुए कहा। उसके बाद वो आगे आया और बोला, मार दो इसे। लकी को एहसास हुआ कि जैसे ही अवतार सिंह ने यह कहा तो इतने में अमित के पिता का मूड और ज्यादा खतरनाक हो गया। उसने अपने हाथों में चाकू को और ज्यादा कसकर थाम लिया और उसकी आंखें भी और ज्यादा तीखी हो गई। लेकिन उनकी बातचीत के दौरान लकी को भी मौका मिल गया और उसने अपनी पीठ में लगे हुए चाकू को खींचकर बाहर निकाला और उसकी ब्लेड को 2 टुकड़ों में मोड़ दिया। उसके बाद से उसने उस चाकू को नीचे फेंक दिया। अमित के पिता ने फिर से उसे उठाया और लकी के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगे। अंकल, क्या आप सच में इन जैसे लोगों का साथ देना चाहते हैं? आपने एक बार जो गलती की है क्या आप उसे बार बार दोहराना चाहते हैं? क्या आपने अमित को बताया था कि आप मुझे मारने वाले हैं? क्या सच में आप मुझे मार देंगे? लकी ने पूछा। अमित के पिता उसे देखते जा रहे थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या वो लोग सच में लकी को मार देते या लकी अपनी जान बचा लेता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते